अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्मिला शाज़मीन और हमारे साथ हैं डॉक्टर अमजद एस.के दुरानी। वज़ीर हबीब कैंसर सेंटर के तरफ से हमने आगाही मुहिम शुरू की थी और आज उसी के तहत हमने एक नया टॉपिक रखा है जो कि दूध का कैंसर है, लिम्फोमास होते क्या हैं, ये हम डॉक्टर साहब से आज पूछेंगे कि लिम्फोमास क्या हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त मेल्स 3 से 4 तीसरे से चौथे नंबर पे आते हैं और फीमेल्स 5वें या 6ठे नंबर पे आते हैं। तो इस लिहाज से हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि लिम्फोमास होते क्या हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, जो हमारे बदन में, हमारे जिस्म में मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनमें से एक लिम्फेटिक सिस्टम भी है। लिम्फेटिक सिस्टम जो है बेसिकली ये कैच करता है जर्म्स को, ठीक है, तो जो कि हमारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल होते हैं। तो ये पूरा एक सिस्टम जो होता है जो उसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ये कंप्राइज करता है लिम्फ नोड्स पे, लिम्फेटिक वेसल्स पे, स्प्लीन पे और बोन मैरो पे। तो यहाँ पे जो भी जो है अपना कैंसर होगा तो उसको हम बोलेंगे कि ये लिम्फोमा है। लिम्फोमास की किस्में कितनी हैं? लिम्फोमास की 6-7 किस्में हैं। मेन जो इनकी किस्म है वो हॉजकिन लिम्फोमा है और जो दूसरी बड़ी किस्म है वो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है। इसके बाद क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमियाज हैं, फिर बी सेल क्यूटेनियस लिम्फोमास हैं और फिर टी सेल क्यूटेनियस लिम्फोमास हैं। तो ये मेन जो है इनकी अक़साम है। तो आगे इनकी सब टाइप्स भी बहुत सी हैं। तो मेन जो मैंने अर्ज़ किया यही है कि हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं लिम्फोमास के अलामत क्या हैं? देखिए, मेन जो इसकी अलामत है वो है गुदूदों का बढ़ जाना, या देखिए गर्दन हो गई, या आर्मपिट के नीचे, या टांगों के दरमियान, या पेट बजाते खुद बढ़ जाना। तो ये इसकी अलामत है मेन। जो इसकी पेनलेस होता है ये जो गुदूदों का बढ़, कि देखिए हमारे पूरे जिस्म में गुदूद है या एक लिम्फेटिक सिस्टम चल रहा है। तो ये कई दफ़ा हमारे पास मरीज़ आते हैं तो वो पेट भरा होता है या उनकी सांस में प्रॉब्लम आ रहा होता है। तो इस वजह से भी वो जब हम उसको तशख़ीस करते हैं तो वो लिम्फोमा निकलता है। और इसकी एक और जो एक बुरी चीज़ है जो कि बाज़ औक़ात इसकी तशख़ीस में भी हमें मदद देती है, वो इसका एकदम बढ़ जाना है। जब एकदम बढ़ता है तो वो इसको डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। फिर इसका ये है कि अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये जिस्म के जो खुलिये हैं उनको कम कर देता है, यानी कि बोन मैरो में भी इन्फिल्ट्रेट कर देता है जहाँ पे सारे सेल्स बनते हैं। तो मरीज़ जो है अनीमिया के साथ या खून की कमी के साथ भी आ सकता है, तो बुखार भी उसको हो सकता है। तो ये उसके, या फिर रात को उसको नाइट राइगर्स या उसको पसीने आते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है, ये अलामात भी होती है। डॉक्टर मुझे ये बताएं इसकी अर्ली डायग्नोसिस कैसे की जा सकती है और क्या इसका इलाज मुमकिन है? अर्ली डायग्नोसिस इसकी एक तो अगर आपने जो मैंने अलामात बताई हैं, अगर आप इनको फ़ौरी तशख़ीस करते हैं तो इसको जो है ना बड़ी जल्दी डिटेक्ट किया जा सकता है। इसकी एक और जो बड़ी अहम चीज़ है, क्यों मैं अर्ली डायग्नोसिस इसमें इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए भी है कि जो अगर अर्ली इसको हम डायग्नोस कर लेते हैं तो ये कुछ कैंसर ऐसे अक़साम में से है, ये लिम्फोमास, जो पूरी तरह इसको हम क्योर कर सकते हैं। यानी कि 90 to 100% हम इनको क्योर कर सकते हैं।
जबकि दूसरे कैंसर्स में ऐसी बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर इसकी स्टेज बढ़ जाए, अगर ये जो है बोन मैरो में इन्फिल्ट्रेट कर जाए, स्टेज 4 हो जाए, दूसरे विसरास ब्रेन या लिवर में चला जाए, तो फिर हमें प्रॉब्लम आता है, फिर इसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अर्ली इसमें तशख़ीस बहुत ही अहम है। अच्छा डॉक्टर, मुझे बताएं क्या दूध का बढ़ जाना ही लिम्फोमा है? बिल्कुल नहीं। देखिए 90-95% जो ऐसे होता है कि लोग बहुत परेशान होके आते हैं कि हमारे गुदूद बढ़ गए हैं, कहीं ये लिम्फोमा तो नहीं है, ख़ास तौर पे गर्दन के या कहीं और जगह। मसला ये है कि अक्सर जो है 90-95% जो गुदूद इस तरह के होते हैं वो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। तो ऐसे लोगों में हमें चाहिए कि हमें उनको जो है देना चाहिए पूरी तरह एंटीबायोटिक का कोर्स, उनकी प्रॉपर तशख़ीस करें कि वाकई ये इन्फेक्शन की वजह से है या नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप हर चीज़ पे हम या हर गुदूद के बढ़ने को ये नहीं कह सकते कि वो लिम्फोमा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लिम्फोमास की वजूहात क्या हैं, लिम्फोमास होने की? लिम्फोमास की वजूहात जो है कुछ तो देखे अननोन है, और कुछ जो है अक़साम ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पता है। सबसे अहम जो अक़साम में से है वो है वायरल इन्फेक्शंस। एप्स्टीन बार वायरस जो है वो उसको कहा जाता है कि वो जो है ये लिम्फोमास को कॉज करता है। तो और भी जो है अपना देर तक जो इन्फेक्शंस रहते हैं उससे भी लिम्फोमा के चांसेस हैं। फिर इंसान की अपनी जो इम्यूनिटी है वो इतनी अगर सप्रेस हो जाए रेडिएशन की वजह से, दवाइयों की वजह से, बहुत देर तक लेने की वजह से दवाई, तो वो जो है रेडिएशन, कीमोथेरेपी या अद्वियात, आम दवाइयाँ लेने से भी या ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं उनमें सेकेंडरी जो है लिम्फोमा के भी बड़े चांसेस होते हैं। तो एक और बड़ी अहम चीज़ है इम्यूनिटी का बहुत कम हो जाना, ये इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। बाकी मैंने बताया कि रेडिएशन बजाते खुद एक इसकी वजह हो सकती है कि एक्सपोजर हुआ, जैसे कि हिरोशिमा में देखा गया था 1.5-2 साल बाद एटॉमिक जो है ब्लास्ट के बाद जो है लोगों में देखा गया था कि हीमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज के साथ लिम्फोमास जो है ना काफ़ी उनकी तादाद बढ़ गई थी। तो वो भी एक अहम चीज़ है। ठीक है, लिम्फोमास के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? इसमें रिस्क फैक्टर जो है, पहली बात तो ये है कि मेल का होना बजाते खुद रिस्क फैक्टर है। फ़ीमेल्स की निस्बत ये मेल्स में ज़्यादा होता है। फिर ये ऐसे है कि ये एक्सट्रीम ऑफ एजेस में ज़्यादा देखा जाता है। मसलन एडल्टहुड में फिर 55 साल की उम्र के बाद देखा गया है कि ये ज़्यादा होते हैं। तो एक तो ये हो गया रिस्क फैक्टर। दूसरा मैंने बताया कि इन्फेक्शंस वगैरह और दूसरी चीज़ें मैंने बताई, रेडिएशन, इम्यूनिटी का कम होना, तो ये और या ये कि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेना। इसके अलावा आपका जो पहला सवाल था वो ये था कि ये किस तरह होता ये है कि हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं उनमें कुछ जो लिम्फोसाइट्स हैं वो म्यूटेट कर जाते हैं। म्यूटेट करने का मतलब उनमें तब्दीली आ जाती है जेनेटिकली। तो किसी भी वजह से हो सकती है, जो पहले वजूहात मैंने बताई हैं उस वजह से भी हो सकती है। तो जब वो तब्दीली आती है तो ये जो है अपना बढ़ना शुरू कर जाते हैं लिम्फोसाइट्स। उनके बढ़ने से, बेतरतीब बढ़ने की वजह से जो हमारे गुदूद होते हैं वो फूल जाते हैं, जिससे जो है ना वो एक पेनलेस स्वेलिंग की शक्ल में इख्तियार करते हैं। तो एक तो ये सबसे बड़ी वजह है उनका म्यूटेट होना लिम्फोसाइट्स का और बहुत ज़्यादा बढ़ जाना।
तो कुछ अक़साम जो है ख़ास तौर से क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, उसमें तो लिम्फोसाइट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जो लाखों की तादाद में होते हैं। तो उससे भी हम, या लो ग्रेड लिम्फोमास में, तो उससे भी हम तशख़ीस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताएं लिम्फोमा की तशख़ीस कैसे की जा सकती है? तशख़ीस इसमें इस तरह है कि बायोप्सी जो है ना, वो सबसे अहम चीज़ है। बायोप्सी की भी 2-3 अक़साम होती हैं। उसमें ये है कि अगर तो आपको कोई स्वेलिंग नज़र आती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो या तो ट्रू कट बायोप्सी ले लें मोटी नीडल के साथ, या ये है कि वो जो है अपना पीस मील पूरे का पूरा लिम्फ नोड उसकी बायोप्सी ले लें। ठीक है, आप इंसिजनल या एक्सिजनल बायोप्सी कर सकते हैं या ट्रू कट बायोप्सी कर सकते हैं। फिर एक और जो किस्म है वो जो है आप सिंपल आप ब्लड टेस्ट जो है ना उसके CBC, उससे भी बाज़ औक़ात, या पेरिफेरल ब्लड स्मीयर से भी आप जो है तशख़ीस कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। फिर इसके अलावा और भी चीज़ें हैं कि आप जो है ना बोन मैरो बायोप्सी भी करते हैं, उससे भी आप तशख़ीस कर सकते हैं बाज़ औक़ात। तो ये चीज़ें तो अहम है। अगर वो आपको कोई और हिडन कोई देखना हो तो फिर उसमें या स्टेजिंग के वर्कअप के लिए तो फिर कई दफ़ा MRI, CT और ख़ास तौर पे आजकल PET CT में भी हमें पता चल जाता है कि ये लिम्फोमा कितना बढ़ गया और क्या इसने जो है बोन मैरो को भी इन्फिल्ट्रेट किया है या नहीं। तो स्टेजिंग प्लस तशख़ीस दोनों में हमारी हेल्प करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि इसका इलाज मुमकिन है, तो इलाज के क्या क्या मराहिल है? इलाज में 3-4 किस्म के इलाज हैं इसमें। ठीक है, अगर तो वो लो ग्रेड है और तंग नहीं कर रहा, पेशेंट बहुत बूढ़ा है और कोई अलामात नहीं आ रही, ठीक है, उसकी लिम्फेडिनोपैथी ज़्यादा नहीं, बुखार नहीं हो रहा, कमज़ोर नहीं हो रहा, तो कई दफ़ा ऐसे पेशेंट्स को हम उनका अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, इलाज दूसरा सच नहीं करते, एक्टिव इलाज। हाँ, अलबत्ता अगर पेशेंट जो है वो यंग है और उसकी रसौली वगैरह या उसकी स्वेलिंग जो है बढ़ रही है, बुखार है और उसकी किस्म ऐसी है जिससे हमें ख़तरा है कि ये अगर हमने इलाज ना किया तो ये बढ़ के जो है वो दूसरे जो विसरा या बॉडी के हिस्से हैं उनको इन्वॉल्व कर सकता है। तो उस सूरत में हम ऐसे है कि हमें पे लाजिम है कि हम इसका इलाज करें। अब इसमें इलाज की जो अक़साम है उसमें सबसे अहम जो है वो कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी आपको पता है कि उसमें मुख्तलिफ़ एजेंट्स होते हैं जो सेल्स के ऊपर असर करते हैं और उसको कैंसर सेल्स को तबाह करते हैं। ठीक है, फिर आगे जो आ जाता है एक और जो किस्म है वो टारगेट थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी है। अगेन इसलिए ये अहम है कि इसमें जो हमारे जो टारगेट्स होते हैं जैसे रिटक्सीमैब है जो एजेंट है, बहुत ज़्यादा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, तो ख़ास टारगेट्स जो CD20 फ़र्ज़ किया पॉजिटिव है तो उस पे टारगेट करेगा, उसको कीमो के साथ, कीमोथेरेपी के साथ हम मिला के देंगे, ख़ास तौर पे नॉन हॉजकिन लिम्फोमास में। तो वो टारगेट थेरेपी होगी, इम्यूनोथेरेपी। फिर कुछ जो है एक और जो है वो थोड़ा सा उन पेशेंट्स के लिए जिनके एडवांस्ड केसेस हैं वो ठीक नहीं हो सकते आम दवाइयों से या जो रेजिस्टेंट है, उनके लिए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट वो रिकमेंड किया जाता है। फिर एक और नई जो एक आई है किस्म, उसको CAR-T बोलते हैं जो थेरेपी है, इसमें जो बॉडी के T सेल्स हैं उसी पेशेंट के लिए जाते हैं और उन्हीं को
जो है जो लिम्फोमा या कैंसर के अगेंस्ट जो है वो तैयार किया जाता है और वो उसी को कैंसर को मारते हैं। तो ये CAR T थेरेपी है जो नई एक 3-4 साल से चल रही है। तो अभी हमारे मुल्क में वो नहीं आई। तो ये अक़साम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया आज हमें लिम्फोमास के बारे में कि लिम्फोमास क्या होते हैं, दूध का बढ़ जाना। तो ये इसमें लिम्फोमास की कुछ ऐसी किस्में हैं जिनका इलाज मुमकिन है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम इन्हें शुरू में जल्दी डायग्नोस कर लें तो हम इसका इलाज कर सकते हैं। तो अगर आपको अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस नज़र आती हैं, कुछ गदूद बढ़ी हुई नज़र आती हैं, आपको बुखार है या इस तरह की कुछ अलामात महसूस हो रही हैं, तो आप ज़रूर डॉक्टर से रजू करें और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका इलाज मुमकिन है। और इसको इग्नोर करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह ये आगे बढ़ता जाएगा तो इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इंशाल्लाह हम दोबारा हाजिर होंगे आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।